1947 में जब दिल्ली के लाल किले पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब भारत के नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी था जहां तिरंगा लहराने पर पाबंदी थी। मैं बात कर रहा हूं गोवा की, जिसे आज हम पिकनिक स्पॉट मानते हैं। वो असल में 450 साल की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली आए और उनके जाने के 14 साल बाद तक डटे रहे। आखिर क्यों गोवा को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, और जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए जान देता था वो गोवा के लिए क्यों नहीं लड़ा? ये सारी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गोवा का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ गौमकारी सिस्टम चलता था, एक ऐसा विलेज रिपब्लिक जहाँ जमीन पूरी कम्युनिटी की होती थी। लेकिन गोवा का गोल्डन टाइम आता है कदम्ब काल में। गोवा ट्रेड का इतना बड़ा सेंटर बना कि इसे ईस्ट का रोम कहा जाने लगा। कदम राजाओं के सोने के सिक्के इस बात का सबूत थे कि ये एरिया अरब से लेकर चाइना तक अपनी धाक रखता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया और भारत के इतिहास ने मध्यकाल में कदम रखा, गोवा की भी किस्मत बदलती गई। पहले बहमनी सल्तनत और फिर विजयनगर साम्राज्य के बीच गोवा जैसे फुटबॉल की गेंद बन गया, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। आखिर में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों ने इस पर कब्जा कर लिया। इन बदलावों ने गोवा के आर्किटेक्चर और इसके कल्चर पर गहरा असर डाला। बीजापुर के सुल्तानों ने यहाँ ट्रेड को तो बढ़ाया, लेकिन गोवा के लोकल लोगों पर टैक्स को भी बढ़ा दिया। इस तरह जनता परेशान हो गई। जनता के बीच आदिल शाही को लेकर असंतोष था और इसका फायदा उठाया एक विदेशी ताकत ने, यानी कि पुर्तगालियों ने। बीजापुर के शासन में हिंदुओं को धार्मिक टैक्स देने पड़ते थे, जिसने पुर्तगालियों के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी गोवा पर कब्जा करने की। अब कहानी में एंट्री होती है पुर्तगालियों की। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था, लेकिन पुर्तगाल को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक पक्का ठिकाना चाहिए था। साल 1510 में पुर्तगाल के एक मिलिट्री जनरल अफोंसो डी अल्बकुर्क को गोवा पर कब्जा करने का मौका मिला। जब अल्बकुर्क समंदर के रास्ते गोवा के करीब पहुंचा, तो उसे गोवा की खूबसूरती और उसकी डिफेंसिव ताकत का अंदाजा हो चुका था। उसको पता था कि अगर भारत के ट्रेड पर कब्जा करना है तो गोवा की चाबी उसके पास होनी चाहिए। उधर अल्बकुर्क का रास्ता आसान करने के लिए एक और शख्स की एंट्री कहानी में होती है। गोवा में एक हिंदू कमांडर था, थिमैया तिमोजी। तिमोजी पहले ही बीजापुर के सुल्तानों के टैक्स और टॉर्चर से परेशान थे, इसीलिए इन्होंने अल्बकुर्क से हाथ मिला लिया। तिमोजी ने सजेस्ट किया कि अगर पुर्तगाल गोवा पर अटैक करे तो लोग उनका साथ देंगे। अब यहाँ हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सवाल यह है कि क्या सचमुच तिमोजी एक गद्दार थे, या सिर्फ वो अपने लोगों को सुल्तान के जुल्म से बचाना चाहते थे? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो जिस मुक्तिदाता को बुला रहे हैं वो अगले 450 सालों तक यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे? शायद तिमोजी ने ये कभी नहीं सोचा था। खैर, अल्बकुर्क ने पहली बार में गोवा तो जीत लिया, लेकिन आदिल शाह ने अपनी भारी फौज के साथ उसको खदेड़ दिया। फिर 3 महीने तक पुर्तगाली जहाज मांडवी नदी में फंसे रहे। यहाँ भूख और बीमारी ने उनकी कमर तोड़ दी। हालत ऐसी हो गई थी कि चूहों तक को खाने पर ये लोग मजबूर हो गए। लेकिन अल्बकुर्क भी हार मानने वालों में से नहीं था। 25 नवंबर 1510 को उसने फिर से अटैक किया और इस बार भयानक कत्लेआम हुआ। पुर्तगाली रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 6800 मुसलमानों को मार दिया गया। इस जीत के साथ ही गोवा जो है वो पुर्तगाल के एशियन कैपिटल बन गया। लेकिन गोवा के लोगों को पता तक नहीं था कि वो किस गहरी खाई में गिरने जा रहे हैं। अल्बकुर्क ने गोवा को संभालते ही कई एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, लेकिन उसके इरादे सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं थे। पुर्तगालियों ने गोवा को पूरी तरह से पुर्तगाली बनाने की कोशिश की। 1541 में यहाँ पर एक कानून लाया गया जिसे रिगर ऑफ मर्सी कहा गया। इसके तहत हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए गए। फिर शुरू होता है गोवा इंक्विजिशन। 1560 से 1812 तक चलने वाला ये टाइम गोवा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डार्क चैप्टर है, जो आज की डेट में इसकी चमक धमक में छिप जाता है। इस टाइम पीरियड में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो धर्म बदल कर ईसाई तो बन गए, लेकिन चोरी छिपे वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे। हिस्टोरियन ए.के. प्रियोलकर अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे एक पूरे कल्चर को मिटाने की सरकारी कोशिश की गई।
इस इंक्विजिशन के दौरान हजारों लोगों पर मुकदमे चले और कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से गोवन लोग अचानक भागकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में बस गए। कोंकणी भाषा को भी हाशिए पर डाल दिया गया इस दौरान और पुर्तगाली लैंग्वेज को श्रेष्ठ बताया गया। इसी बीच गोवा में एक नई क्लास सामने आती है इन सभी चेंजेस की बदौलत। इन्हें लूसो गोवंस कहा जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने पुर्तगाली लैंग्वेज और कल्चर को अपना लिया था और गांव के बड़े बड़े ऑफिसेज में ये लोग अच्छी खासी पोस्ट होल्ड करते थे। इस तरह पुर्तगालियों के आने से गोवा की सोसाइटी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो जो पुर्तगाली सिस्टम का हिस्सा थे और दूसरी तरफ वो लोकल लोग जो अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहे थे इन्हीं पुर्तगालियों के खिलाफ। गोवा में चर्च का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो सरकार के फैसलों पर भी असर डालता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोवा में कभी इस गुलामी को लेकर आवाज नहीं उठाई गई। इन सभी अत्याचारों के बीच में कहानी ऐसी भी है जब गोवा के लोगों ने आजादी की बात की। भारत में आजादी की पहली लड़ाई कब मानी जाती है? 1857। लेकिन गोवा के लोगों ने पुर्तगाली दमन के खिलाफ आवाज उस दौर में उठाई जब अकबर भी जिंदा थे। 1583 में विद्रोह की पहली बड़ी कोशिश की गई गोवा के कुड़कोलिम में। यहां गोवा के लोकल रूरल लोगों ने मंदिर तोड़ने आए पुर्तगाली पादरियों का डटकर मुकाबला किया। इसके बाद 1787 में पिंटो विद्रोह हुआ। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसकी लीडरशिप लोकल कैथोलिक पादरी कर रहे थे। वो इस बात से नाराज थे कि चर्च की जो हायर पोस्ट हैं उस पर सिर्फ यूरोपियन लोगों को बिठाया जाता है, जबकि ये पादरी गोवा को एक आजाद रिपब्लिक बनाना चाहते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने इन सभी विद्रोहों को दबा दिया। पिंटो विद्रोह ने यह भी साबित किया कि पुर्तगालियों के खिलाफ गुस्सा जो है वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, बल्कि उन ईसाइयों में भी था जो देख रहे थे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एक तरह से धार्मिक लड़ाई तो थी ही, साथ ही गोवा की ऑटोनॉमी की पहली बड़ी मांग भी थी। हालांकि इन विरोधों के बाद पुर्तगालियों ने भी दमन का चक्र और तेज कर दिया, लेकिन आजादी की आग बुझी नहीं बल्कि सुलगती रही। पुर्तगालियों से लड़ने का काम किया था 19वीं शताब्दी में सत्तारी के राड़े परिवार ने। इस परिवार ने पुर्तगालियों की नींद उड़ा दी थी। 1752 से लेकर 1912 के बीच राड़े फैमिली ने लगभग 14 बार बड़े बड़े विद्रोह किए। दीपाजी राड़े नाम के एक शख्स ने 1852 में नानूस के किले पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दादा राड़े और कुस्तोबा राड़े ने भी गुरिल्ला वॉर जारी रखी। इन विद्रोहों के पीछे की वजह थी टैक्स में लगातार बढ़ोतरी और जमीनी हक छीनना। लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि पुर्तगालियों की पकड़ गोवा पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो दिखाते थे। पुर्तगाली इतिहासकारों ने राणे परिवार को बागी या डाकू कहा, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस इन्हें राष्ट्रवाद के शुरुआती लीडर्स के रूप में देखते हैं। राणे विद्रोह ने गोवा के जो रूरल इलाका था वहां पर पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ज्यादा प्रभावित किया। आज भी गोवा के लोक गीतों में राणे वीरों की गाथाएं गाई जाती हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि गोवा के अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी। खैर, इस बात को तो आप जानते हैं कि पुर्तगाली भले ही भारत में सबसे पहले आए थे, लेकिन वो सबसे ताकतवर बनकर उभर नहीं पाए। देश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा हो गया, लेकिन फिर भी गोवा हमेशा ही पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। लेकिन जिस तरह से पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, उसी तरह से 20वीं सदी की शुरुआत तक आजादी की मांग एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के रूप में बदल गई। टीबी कुन्हा नाम के गोवा के एक लीडर ने 1928 में गोवा कांग्रेस कमेटी बनाई और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ दिया। कुन्हा का साफ साफ कहना था कि गोवा की पहचान पुर्तगाल से नहीं है, बल्कि ये पहचान भारत से जुड़ी हुई है। फिर 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पणजी में एक जनसभा करके नागरिक अधिकारों की मांग की। पुर्तगाली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस घटना ने गोवा में आजादी की आग लगा दी थी। 18 जून का ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज भी इसे गोवा में क्रांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोहिया की आवाज ने उन जवान लोगों को जगाया जो पुर्तगाली सेंसरशिप के तले दब गए थे। सवाल यह था कि क्या अहिंसा से उस तानाशाह को झुकाया जा सकता था जो खुद को यूरोप का रक्षक मानता था। पुर्तगाल का तानाशाह था सालाजार और उसके पुर्तगाल में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं थी। इसीलिए सत्याग्रह का जवाब वहां गोलियों से दिया जाता था। इस तरह गोवा की आजादी के दीवाने अब दो रास्ते पर चल पड़े थे। एक था अहिंसक सत्याग्रह यानी महात्मा गांधी का रास्ता, और दूसरा था सशस्त्र विद्रोह यानी क्रांति का रास्ता।
1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन पुर्तगाल का तानाशाह सालाजार अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि गोवा कोई कॉलोनी नहीं है, बल्कि पुर्तगाल का ही एक प्रोविंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थे। वो दुनिया के सामने एक शांति प्रिय नेता की इमेज को बनाए रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि भारत पर किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का आरोप लगे। हालांकि भारत ने पुर्तगाल पर दबाव बनाना छोड़ा नहीं। 1953-54 के दौरान भारत सरकार ने पुर्तगाली रूल पर प्रेशर बनाने के लिए गोवा की इकोनॉमिक नाकेबंदी कर दी और कड़े पासपोर्ट वीजा रूल्स लागू कर दिए। हालात ये थे कि किसी भी शख्स को गोवा से भारत आने या वहां से जाने के लिए एंट्री परमिट लेना कंपलसरी हो गया। यहां तक कि उस टाइम पर मुंबई में रह रहे गोवा के लोगों को भी एक विदेशी की तरह फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता था। हालांकि इसका पलटवार करते हुए पुर्तगाल ने भी कदम उठाए। इसने भी भारतीयों के लिए वीजा कंपलसरी कर दिया और गोवा के नागरिकों को एक स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किया जाने लगा, जिसे डॉक्यूमेंटो पैरा वियगम कहते थे। लेकिन सवाल इन सभी के बीच ये खड़ा होता है कि भारत ने गोवा को हासिल करने में 14 साल क्यों लगा दिए? क्यों जंग को नेहरू ने जल्दी शुरू करके गोवा को भारत में मिला नहीं लिया? इसके लिए हमें उस दौर को थोड़ा क्लोजली देखना होगा। पुर्तगाल असल में नेटो का मेंबर था। उसके खिलाफ कदम उठाने का मतलब था कि नेटो के बाकी देश भारत के खिलाफ खड़े होते और इन देशों में अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन तक साथ थे। यहां तक कि सालाजार ने भी नाटो की धमकी देकर भारत को डराने की कोशिश की थी। सालाजार ने 1950 के अपने भाषण में कहा था कि गोवा का पुर्तगाल से वही रिश्ता है जो एक बॉडी पार्ट का बॉडी से होता है। 1951 में सालाजार ने चालाकी दिखाते हुए गोवा को कॉलोनी की जगह ओवरसीज प्रोविंस घोषित कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उन रूल्स से बच सके जो डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ थे। वो दुनिया को कह सके कि गोवा तो पुर्तगाल का हिस्सा है, जैसे न्यूयॉर्क अमेरिका का हिस्सा है वैसे गोवा पुर्तगाल का हिस्सा है। उसने बातचीत के हर भारतीय प्रस्ताव को ठुकराया, जिससे नेहरू के पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने गोवा और पुर्तगालियों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुजरात के पास एक जगह है दमन दीव। यह हिस्सा भी पुर्तगालियों के पास हुआ करता था। यहां भी आजादी की लड़ाई चल रही थी, जैसे गोवा में चल रही थी। 1954 में आजाद गोमंतक दल और स्वयंसेवकों ने मिलकर दादरा और नगर हवेली को आजाद करा लिया। अब पुर्तगाल के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इस जीत ने गोवा की आजादी की लड़ाई में एक नया जोश भर दिया, एक नई उमंग जगा दी। उधर पुर्तगाली भी गोवा पर कब्जा बचाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 1955 में जब हजारों निहत्थे सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा पार करने की कोशिश की, तो पुर्तगाली पुलिस ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए। इस एक इंसिडेंट ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। यहां से नेहरू को भी मौका मिल गया पुर्तगाल को गोवा से बाहर करने का। भारत के अंदर गुस्सा उबल रहा था और इंटरनेशनल लेवल पर भी दबाव बन रहा था। सोवियत संघ भारत के पक्ष में खड़ा था, जबकि वेस्टर्न देश पुर्तगाल का साथ दे रहे थे। इन सब के बीच 1961 में नेहरू ने कहा कि हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है। इसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। नाइनटीन 1961 के आखिरी तक नेहरू ने यह तय कर लिया कि अब मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र रास्ता है। इंडियन सीक्रेट सर्विसेज को खबर मिली थी कि पुर्तगाल गोवा में अपनी फौज को बढ़ा रहा है और अगर वो हारेगा तो मंगोलों वाली स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अपनाएगा, यानी कि गोवा को इस हद तक बर्बाद कर देगा कि भारत के लिए काम का कुछ भी नहीं रह जाएगा। पुल, डैम और बाकी सभी बड़ी बिल्डिंग्स को बर्बाद करने का प्लान पुर्तगालियों ने बना रखा था। फिर 17 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। मेजर जनरल के.पी. कैंडथ की लीडरशिप में भारतीय सेना की 70th इन्फेंट्री डिवीजन ने 3 तरफ से गोवा में घुसना शुरू किया। उधर गोवा में पुर्तगालियों ने भी अपनी महिलाओं और बच्चों को शिप के रास्ते भेज दिया और बाकी लोग लड़ने के लिए गोवा में ही रुक गए। इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले हवाई पट्टी को बेकार करने के लिए बमबारी की। आर्मी ने मांडवी नदी को पार करने के लिए नावों और टेम्परेरी पुलों का इस्तेमाल किया। पुर्तगाली सेना ने कुछ जगहों पर पुल उड़ा दिए ताकि भारतीय सेना को रोका जा सके, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने रिकॉर्ड टाइम में रास्ते बना लिए और इंडियन आर्मी का काम आसान कर दिया। इन सबके बीच क्या सालाजार के सैनिकों में लड़ने की हिम्मत बची थी? जवाब है नहीं। पुर्तगाली सैनिकों को पता था कि लिस्बन से कोई मदद नहीं आने वाली, क्योंकि उस टाइम पर सुएज नहर का क्राइसिस चल रहा था, जहां से पुर्तगाल से सेना आनी थी और यह नहर भारत के दोस्तों के कब्जे में थी। गोवा के पास समंदर में इंडियन युद्धपोत INS बेतवा और पुर्तगाली जहाज
अफोंसो डी अल्बुकुर्क के बीच में जोरदार टक्कर हुई। लगभग 50 मिनट की इस जंग में भारतीय नौसेना ने पुर्तगाली जहाज को बुरी तरह तबाह कर दिया। 18 दिसंबर की शाम तक भारतीय सेना पणजी और मडगांव तक पहुंच चुकी थी। पुर्तगाली सेना के पास केवल 3,500 सैनिक थे, जो भारत की मॉडर्न आर्मी के सामने टिक नहीं सकते थे। ये एकदम तय बात थी। इसीलिए गवर्नर जनरल वासालो डी सिल्वा ने सालाजार के सुसाइड मिशन के ऑर्डर को ठुकरा दिया और सरेंडर करने का फैसला किया। सालाजार ने आदेश दिया था कि गोवा को कब्रिस्तान बना दो, लेकिन सैनिकों को तबाह होने के लिए छोड़ दो। सिल्वा ने ह्यूमन बेसिस पर सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन किया। ये वो करारी हार थी जिसने पुर्तगाल के अंदर भी सालाजार की तानाशाही के खिलाफ आवाज खड़ी की। 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे सरेंडर के डॉक्यूमेंट पर साइन हुए। 450 साल का पुर्तगाली राज सिर्फ 36 घंटों में ढह गया। इस ऑपरेशन में भारत के 22 बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी। दुनिया भर में इसके मिले जुले रिएक्शन आए। यूएसए और ब्रिटेन ने इसे आक्रमण कहा, जबकि सोवियत संघ ने भारत को सपोर्ट किया। अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि गोवा की आजादी ने कोलोनियलिज्म के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी के बीच में सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान, जो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जो लक्षद्वीप तक पहुंच गया था उस पर कब्जा करने के लिए, वो आखिर गोवा पर कब्जा क्यों नहीं करना चाहता था? देखो, सबसे पहली बात यह थी कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो एक तरफ गोवा के लिए पुर्तगाल और इंडिया दोनों की आर्मी से लड़ सके। दूसरी बात ध्यान दी जाए तो वो ये है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर जिन एरियाज को लेकर लड़ाई हुई थी, वो असल में रियासती इलाके थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर, यहाँ तक कि कश्मीर। लेकिन गोवा कभी भी एक रियासत नहीं था, बल्कि एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। इसके अलावा एक और बात जो याद रखने की है वो ये है कि पाकिस्तान ने उन्हीं रियासतों को भी अपने कब्जे में करना चाहा जहां पर या तो रियासतों के राजा भारत से मिलने में इनकार कर रहे हों, या फिर वहां की आबादी बड़े पैमाने पर मुस्लिम रही हो। गोवा को अगर ध्यान से देखो तो वो इन सभी कैटेगरीज से बाहर था। गोवा अपने आप में क्रिश्चियन स्टेट था, इसीलिए कभी भी गोवा को लेकर पाकिस्तान आगे नहीं आया। वैसे भी इस दौर तक पाकिस्तान अपना पहला तख्ता पलट देख चुका था, तो उसके पास वैसे भी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं बची थी भारत और पुर्तगाल से लड़ने की। अब भारत के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने भारत की निंदा की थी। जब भारत ने गोवा जीता तो अमेरिकी प्रतिनिधि एड लाइस स्टीवेंस ने यूएन में कहा था कि यह संयुक्त राष्ट्र के अंत की शुरुआत है। अच्छा, यह बात दिखाती है कि उस समय वेस्टर्न देश भारत के कितने खिलाफ थे, लेकिन सोवियत संघ ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत का जो पक्ष है उसको मजबूत कर लिया। नेहरू ने बाद में कहा था कि उन्हें अपनी शांतिवादी छवि पर इस कार्रवाई की वजह से दुख है, लेकिन गोवा के लोगों की आजादी ज्यादा जरूरी थी। आजादी के बाद एक नया सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए या उसकी अपनी अलग पहचान रखी जाए। 1967 में गोवा में एक ओपिनियन पोल होता है, जो भारत के इतिहास का इकलौता ऐसा पोल है। गोवा के लोगों ने तय किया कि वो अपनी अलग संस्कृति और भाषा को बनाए रखेंगे। इसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज गोवा भारत का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्यों में से एक है। तो दोस्तों, गोवा की आज़ादी सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि 450 साल से दबी हुई एक संस्कृति की वापसी थी। वो गोवा जो आज हमें सिर्फ बीच और पार्टीज के लिए याद आता है, उसने अपने वजूद को बचाने के लिए जो कीमत चुकाई है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं गोवा की चकाचौंध भरी पार्टीज में। बाकी आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।